हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको लेथ मशीन बहुत ही अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट के साथ आपने पढ़ाई भी किया होगा। और हम लोग जो है अब आज से अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिलिंग मशीन। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलिंग मशीन पढ़ने से पहले जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको जिक्र कर दूं। मिलिंग मशीन पूरे टॉपिक से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। यह 8 से 10 90% आपस में को रिलेटेड होते हैं और वह बार बार वही दोहराए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन को याद नहीं करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, तो मिलिंग मशीन पढ़ने से पहले हम लोग एक बात जो है बहुत ही बेसिक है में मिलिंग मशीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है गियर कटिंग। तो गियर कटिंग के जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में गियर कटिंग के जितने भी मेथड हैं, आपने हॉबिंग का नाम सुना होगा, रैक पिनियन जनरेशन का नाम सुना होगा, इससे आगे मतलब गियर बनने के जितने भी मेथड हैं उन सबको हम एक ही साथ डिस्कस कर देंगे, जिससे कोई भी कंफ्यूजन किसी भी हाल में आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि मिलिंग मशीन जो है टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्ट पे चलेगा और आपको बता दूं कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। ओके, चलिए तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। क्या नाम है? टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, आपने एक बात नोटिस किया होगा, बहुत सारी मशीनें होती हैं, आप सुनते हो वर्टिकल मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन है या हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है। इसका मतलब क्या है कि कोई मशीन वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, वह कैसे डिसाइड होती है। एग्जाम का प्रश्न भी है और ये मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कोई मशीन वर्टिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी मशीन को वर्टिकल या हॉरिजेंटल कहा जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग को मैं आपको एक सिंबल में आपके दिमाग में रखूंगा, एक सिंबल बनाऊंगा और उस सिंबल को देख के आप अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का पूरा डिफरेंस एक लाइन में आपको पता चल जाएगा। उस सिंबल को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं आपको डिस्कस करूंगा अप मिलिंग डाउन मिलिंग। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में डिफरेंस क्या है। ओके, फिर अगला प्रश्न आता है कि मिलिंग मशीन ऑपरेशन। इसका मतलब है कि मिलिंग मशीन के द्वारा कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं, मतलब मिलिंग मशीन के द्वारा कौन कौन सा काम किया जा सकता है। लेकिन मिलिंग मशीन में हम लोग जो सबसे डेप्थ में पढ़ेंगे वह है गियर कटिंग ऑपरेशन। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि मिलिंग मशीन ऑपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा गियर कटिंग ऑपरेशन बाई इंडेक्सिंग मेथड। ओके, उसको हम लोग काफी डीप में चलेंगे। फिर यहाँ पे देखो गियर कटिंग बाई इंडेक्सिंग मेथड। ठीक है, तो गियर जो आपका कटता है वह इंडेक्सिंग मेथड से कटता है। इंडेक्सिंग क्या होता है? ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप कोई बुक खोलते हो तो फर्स्ट पेज में आता है इंडेक्स। क्या आता है? इंडेक्स। उस इंडेक्स में क्या लिखा होता है? उस इंडेक्स में ये लिखा होता है कि किस पेज नंबर पे कौन से कंटेंट को लिखा गया। इसका मतलब इंडेक्स क्या करता है कि पूरे बुक को बांट देता है। तो इंडेक्स भी, इंडेक्सिंग मेथड भी वही करता है, किसी भी वर्क पीस की पेरिफेरी को इक्वली भागों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, चाहे डायरेक्ट इंडेक्सिंग हो, सिंपल इंडेक्सिंग हो, उसके बाद आपका यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हो या फिर यूनिवर्सल डिवाइडिंग हो, उसके बाद आपका डिफरेंशियल हो, कंपाउंड हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है फर्स्ट टू 4 नंबर, यह चारों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके मिलिंग मशीन से रिलेटेड। ओके, तो एक बात आपको पता है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको मेरे क्लास लेने से पहले क्या करना होता है, पेन और कॉपी लेंगे आप और साथ में बैठेंगे और ईमानदारी से क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। विश्वास मानो 4 से 5 लेक्चर होगा इसका, पूरा का पूरा मिलिंग मशीन, पूरा का पूरा इंडेक्सिंग, पूरा का पूरा इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर कटिंग। जैसे मैंने थ्रेड कटिंग बताया था उसी तरीके से इंडेक्सिंग के द्वारा आपको गियर कटिंग के मेथड को काफी अच्छे से आपको बताएंगे, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए
सबसे पहला बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, एक बात याद रखना, लेथ मशीन में हम लोगों ने बात किया था, लेथ मशीन में जो सामान्य रूप से टूल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या बोलते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बट मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कटर। क्या बोलते हैं? मिलिंग कटर। और मिलिंग कटर इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मिलिंग कटर कैसा होता है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। चलिए, सबसे खास बात है कि मिलिंग कटर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। दूसरी बात, जो मिलिंग कटर जिस पे लगता है, जिस पर होल्ड होता है, उसको बोलते हैं आर्बर। क्या बोलते हैं बालक? आर्बर बोलते हैं। और लेथ मशीन का बात समझो कि जो लाइव सेंटर का लाइव सेंटर हुआ करता था ना, लेथ मशीन जो स्पिंडल में लगता था, लाइव सेंटर में कौन सा टेपर होता था? मोर्स टेपर। कौन सा? मोर्स टेपर। उसी तरीके से मिलिंग कटर और आर्बर के बीच में कौन सा टेपर होता है अजी? उसको बोलते हैं ब्राउन एंड शार्प टेपर। क्या बोलते हैं? ब्राउन एंड शार्प टेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मिलिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक है, इसके द्वारा आप कटिंग कर सकते हो, शेपिंग एंड फिनिशिंग अ पीस ऑफ मेटल। ठीक है, इसके द्वारा आप कटिंग कर सकते हैं, इसके द्वारा आप शेप दे सकते हो किसी वर्क पीस को, या किसी वर्क पीस को फिनिश कर सकते हो। फिनिश का मतलब यह नहीं है कि आप वो फिनिशिंग समझ पा रहे हो जो कि ग्राइंडिंग में होती है, ऐसा नहीं, फिनिश कर सकता है। फिर मिलिंग इज यूज व्हेन मोर कॉम्प्लेक्स मेटल शेप्स आर डिजायर्ड। बड़ी खास बात है, समझो। हमने आपसे एक बात कहा था कि लेथ मशीन पर आप मिलिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। जब लेथ मशीन मिलिंग कर सकता था तो यह मिलिंग मशीन बनाया ही क्यों हमने? इसका मतलब है कि यह मिलिंग मशीन हमने अलग से बनाया, जबकि लेथ मशीन पर भी मिलिंग हो सकता है। का मतलब क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स शेप का वर्कपीस आ जाता है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स शेप का वर्कपीस आ जाता है तो आपका लेथ मशीन उस पर मशीनिंग नहीं कर सकता। तो हम लोग मास प्रोडक्शन के संदर्भ में बात करते हैं। तो मास प्रोडक्शन के संदर्भ में बात करते हैं तो हम एक अलग से मशीन को प्रोड्यूस किए, उसका नाम क्या है? मिलिंग मशीन, जो कि कॉम्प्लेक्स शेप के वर्कपीस को एक साइज और शेप दे सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है? द मशीन फॉर होल्डिंग वर्कपीस। अब खास बात है कि मिलिंग मशीन बेसिकली तीन बातें को करता है। सबसे पहले बोलो, वर्क पीस को क्या करता है? होल्ड करता है। सेकेंड, रोटेटिंग द कटर। दूसरा काम इनका क्या है? कटर को रोटेट करना। फर्स्ट वन देखो, मिलिंग मशीन क्या करता है? वर्क पीस को होल्ड करता है, फर्स्ट। सेकेंड वन क्या करता है कि रोटेटिंग द कटर। यहां पे देखो टूल नहीं लिखा है बालक, क्या लिखा हुआ है? कटर। कटर इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। चलिए, तो जो आपका रोटेटिंग द कटर हो गया। एंड थर्ड वन क्या है? एंड फीडिंग इट। इसका मतलब है कि इसको फीड देना होगा। फीड, मैंने आपको बताया था फीड क्या होता है, तो आपने क्या बोला था? वर्क पीस के एक रोटेशन में, समझना, वर्क पीस के एक रोटेशन में टूल द्वारा चला डिस्टेंस, वही क्या कहलाता था? फीड कहलाता था। यूनिट क्या होती है? mm पर रिवॉल्यूशन। कितना mm एक चक्कर में मूव कर रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे कटर रोटेट कर रहा है और वर्कपीस में लीनियर मूवमेंट है। ठीक है, यहां पे वर्कपीस नहीं रोटेट कर रहा है। देखो, मिलिंग और लेथ दोनों को ध्यान से समझो। पहले लेथ मशीन में वर्कपीस रोटेट करता था, बिल्कुल सही। कहां बंधा होता था? चक में बंधा होता था, और वर्क पीस रोटेट करता था और टूल लिनियर मूवमेंट करता। ठीक है, कैरेज पे लगा होता था टूल पोस्ट पे और लिनियर मूवमेंट करता था। लेकिन मिलिंग में टूल के पास मूवमेंट ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे टूल हाई आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, जबकि वर्कपीस उसके रेफरेंस में लिनियर मूवमेंट कर। दोनों में डिफरेंस समझो। लेथ मशीन में वर्कपीस हाई आरपीएम पे चल रहा था, जबकि मिलिंग मशीन में टूल हाई आरपीएम।
बेसिक डिफरेंस है। आते हैं आगे थोड़ा सा। देखो ये आपका मिलिंग मशीन है। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो हम बात करते हैं मिलिंग मशीन में, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ओवर आर्म। क्या बोलते हैं? ओवर आर्म। ठीक है, अभी हम इसको बारे में एक डिटेलिंग देंगे। आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दे रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है। इस पूरे लाइन को हम क्या बोलते हैं बालक? ओवर आर्म बोलते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे एक स्लॉट बना। इन दोनों स्लॉट्स में एक फंसा होता है स्पिंडल, जिसको हम बोलते हैं आर्बर। क्या बोलते हैं बालक? आर्बर। क्या बोलेंगे? आर्बर। इसी आर्बर के ऊपर कौन रहता है? कटर। और यह बीच में लगा होता है क्या? आपका कटर। और मिलिंग कटर इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, आपको पता है। तो ओवर आर्म के बीच क्या लगा होता है? एक आर्बर। आर्बर के ऊपर क्या लगा होता है? मिलिंग कटर। और कटर इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इतनी छोटी बात आपको पता होगी नहीं होगी तो आप सुन के समझ पा रहे होगे बात को। नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या है आपका? इस पूरे टेबल, इसको क्या बोलेंगे? टेबल बोलेंगे। बिल्कुल, यह है आपका टेबल। अब आपको लग रहा होगा कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो जरा, यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है। यहाँ इसको बोलते हैं बालक गाइड वे। क्या बोलते हैं? गाइड वे। आपको याद होगा लेथ मशीन में भी 3 गाइड वे था बेड के ऊपर। पहला क्या था? फ्लैट, वी एंड डक्टिल। ये 3 गाइड वे किसके ऊपर बने थे? लेथ के बेड के ऊपर। यहां भी गाइड वे है, देख रहे हो? इसका मतलब इस गाइड वे को यह फॉलो करके अप एंड डाउन करता होगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, यह है आपका टेबल। टेबल पे कौन होगा? आप बोलोगे वर्क पीस। चलिए, आपका मैंने यहाँ पे चलो एक वर्क पीस को होल्ड कर दिया, यह आपका वर्क पीस है। देखो, वर्क पीस को अगर आप केवल टेबल के ऊपर रख दोगे तो क्या मशीनिंग करते वक्त यह वर्क पीस अपने जगह पे रुका होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्लैंप नहीं किया है। जबकि चक में जब आप वर्कपीस को पकड़ते थे, चाहे वह 3 जा होता था चाहे वह 4 जा होता था, तो वर्कपीस को क्लैंप कर लेता था। कर लेता था कि नहीं क्लैंप? हाँ जी, कर लेता था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वर्कपीस है, अगर इसको आप टेबल पे डायरेक्ट रख दोगे तो यह वर्कपीस में मूवमेंट हो जाएगा, जिसके कारण यह लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी करके टिल्ट होकर गिर भी सकता है। इसका मतलब है कि इस वर्कपीस को बांधना पड़ेगा टेबल पे। तो वर्कपीस को टेबल पर बांधने के लिए एक स्लॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्लॉट का, जिसको बोलते हैं बालक टी स्लॉट। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में बना लो। देखो, इसको बोलते हैं टी स्लॉट। टी फॉर ट्री, बचपन में आपने पढ़ा होगा। देखो, यही टी है लेकिन उल्टा है, आप देख पा रहे हो? तो यह जो टी स्लॉट होता है ना, यह बना कहाँ होता है? टेबल में। कहाँ बना होता है बालक? टेबल में। देखो, जो यह आपका टेबल है ना, इसी टेबल में एक स्लॉट बना होता है, जिसको बोलते हैं क्या? टी स्लॉट। क्या बोलेंगे इसको? टी स्लॉट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये टी स्लॉट क्यों बनाया गया होगा। क्योंकि जब हम इसके ऊपर वर्कपीस को रखते हैं, ठीक है, मान लो आपने एक वर्कपीस को रख दिया, तो ये वर्कपीस गिर सकता है। इसीलिए हम टी स्लॉट के द्वारा वर्कपीस को क्लैंप करते हैं। क्या करते हैं? क्लैंप। तो अब हम जरा अलग कलर से यूज करते हैं। यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो कि टी स्लॉट के द्वारा वर्कपीस को किस तरीके से क्लैंप किया जा सकता है। देखो, होता क्या है, यहाँ पे नीचे देखो, सभी लोग बनाते रहना, नहीं तो टी स्लॉट आपके जीवन में केवल एक नाम बन के रह जाएगा। ठीक है, नाम नहीं, उसके काम को समझो। यह नट है या बोल्ट? आप क्या बोलोगे? बोल्ट। यह क्या है? बोल्ट। चलिए, धन्यवाद। यह क्या है? नट है। ओके। अब होता क्या है, इस बोल्ट को इसके अंदर फिट करते हैं, मतलब साइड से। और अगर इस बोल्ट को इसके साइड से फिट कर दोगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा। बिल्कुल बन के आएगा।
इसी तरीके से एक और नट लो जो कि यहाँ पे साइड से कर दो, इसका मतलब यह नट उल्टा होकर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। आपने क्या 2 बोल्ट लिया और दोनों के हेड को डाउनवर्ड्स करके क्या कर दिया, उसी में स्लाइड करके उसको आगे पुश कर दिया। अब होगा क्या कि हम एक स्ट्रिप लेंगे पतली सी, ठीक है, और यह थोड़ा सा ऊपर निकाल दो ताकि आइडिया बन जाए। अब इस पतले से स्ट्रिप को इस वर्क पीस के ऊपर से क्या करेंगे, पास कर देंगे, या उसके छोटे छोटे किनारों तक, मतलब हल्का सा इस किनारे तक, इस किनारे तक क्या करेंगे, वर्क पीस को टच करा देंगे। अब उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे बालक, बोल्ट नट लगा दोगे, है ना। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, नट लगा दिया। इसका मतलब है टी स्लॉट के हेल्प से, टी स्लॉट के हेल्प से आपने वर्क टेबल के ऊपर वर्क पीस को परफेक्टली क्लैम्प्ड कर दिया। बिल्कुल, आपने क्या किया कि वर्क पीस जो है जिस टेबल पे है, वर्क पीस जिस टेबल पे है, आपने उसमें लगे हुए टी स्लॉट में एक बोल्ट को, हेड को उल्टा करके इंसर्ट किया और क्या किया, आपने वर्क पीस को क्लैम्प कर। तो याद रखना, मिलिंग मशीन हो, चाहे सेपर मशीन हो, चाहे प्लेनर मशीन हो, इन सभी मशीन में एक खास बात आएगा जिसका नाम क्या है, टी स्लॉट। क्या नाम है बालक, टी स्लॉट। और यही टी स्लॉट क्या करता है, वर्क पीस को परफेक्ट क्लैंप करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चक नहीं है। मैंने आपको बोला क्या कि वर्क पीस को चक में बांधते हैं, नहीं, वर्क पीस को टेबल पे रखते हैं, और टेबल पे रखी हुई वस्तु में हमेशा गिरने का डर होगा जब उसके ऊपर टूल क्या करेगा, कटिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा। आगे आते हैं बालक, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। इससे आपको एक नॉलेज मिल गया होगा कि इस टेबल में बना टी स्लॉट क्या करता है, वर्क को क्लैंप करता है। वेरी गुड। चलिए, अगर मैंने आपसे बोल दिया इसके अंदर एक स्पिंडल है, इस स्पिंडल को क्या बोलेंगे, आर्बर। क्या बोलेंगे, आर्बर। इस आर्बर के ऊपर कौन लगेगा, आप क्या बोलोगे बालक, कटर। क्या बोलोगे, कटर। और कटर इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसको क्या बोलते हैं, ओवर आर्म। क्या बोलेंगे, ओवर आर्म। चलिए, यह आपका हो गया टेबल, और टेबल के अंदर क्या है, बोलो, टी स्लॉट। क्या है, टी स्लॉट। अब अगली बात को जो आपको समझना है, फर्स्ट वन देखो, यह जो आपका टेबल है ना बालक, यह इस टेबल का जो मूवमेंट है कहां कहां और किस डायरेक्शन में हो सकता है, यह हमको जानना है। सबसे फर्स्ट वन देखो, यह जो टेबल है इस मूवमेंट में हो चलता है टेबल, या तो इस तरफ जाए या तो इस तरफ जाए। इसका मतलब इस मूवमेंट को हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। इसका मतलब आपका टेबल या तो इधर जाएगा या तो इस तरफ जाएगा, तो टेबल का यह मूवमेंट क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। सेकेंड वन, यही टेबल क्रॉस में भी चलेगा। इसका मतलब या तो यह इस तरफ आएगा, मतलब आपके तरफ आएगा, या तो ये उस तरफ जाएगा। देखो आप ध्यान समझ पा रहे हो, ये पूरा का पूरा टेबल इस तरफ आएगा या तो इसके पीछे की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे क्रॉस फीड। क्या बोलेंगे, क्रॉस मूवमेंट। क्या बोलेंगे, क्रॉस मूवमेंट। और एक नेक्स्ट मूवमेंट होता क्या है, यह पूरा का पूरा टेबल अप एंड डाउन भी जाता है। तो इसका मतलब अप एंड डाउन। तो टेबल के कितने मूवमेंट हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मूवमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, अप एंड डाउन। इसका मतलब टेबल आपका कितने तरीके से मूव कर सकता है, 3। फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड क्रॉस, नेक्स्ट अप एंड डाउन। तो 3 मूवमेंट किसके पास है, टेबल के पास। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे बात करें कि जो आपने देखा इस पूरे मिलिंग मशीन में कुछ बेसिक बातों को जिक्र कर लिया हमने, ठीक है। बाकी यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, इस मोटर से कनेक्ट होगा यहाँ पे, और इसी से क्या होगा, यहाँ पे पावर आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, रोटेशन बनेगा। और इसी रोटेशन के ऊपर क्या है आपका,
स्पिंडल है जिसको हम बोलेंगे आर्बर। क्या बोलेंगे बालक? आर्बर। बहुत बार पूछा है, आपको पता भी होगा, सीधा सा प्रश्न आता है, ये तो आपको पता ही होगा कि आर्बर के ऊपर क्या लगा हुआ है, कटर लगा हुआ है। लेकिन यह नहीं पता होगा कि आर्बर और कटर में कौन सा टेपर है। बोलो। ब्राउन एंड शार्प, इसको नोट कर लो। तो जो आर्बर और कटर के बीच में जो टेपर होता है उसको ब्राउन एंड शार्प बोलते हैं, जबकि बोलो, जबकि लेथ मशीन का स्पिंडल जो होता है खोखला होता है, उसके अंदर इंटरनल टेपर होता है, उसके अंदर लाइफ सेंटर लगता है, और उन दोनों के बीच क्या टेपर है? मोर्स टेपर। रेशियो कितना था? 1:20। कितना था? 1:20। वेरी गुड। चलिए, ब्राउन एंड शार्प टेपर किसके बीच है? आर्बर और कटर के बीच। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ सुनो। इसका मतलब है यह बेसिक बातें हैं किसके संदर्भ में? मिलिंग मशीन के संदर्भ। ठीक है। मिलिंग मशीन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शेप के मटेरियल को क्या करता है? एक साइज देता है, डिजायर्ड शेप एंड साइज देता है, और वह कॉम्प्लेक्स शेप होता है गियर। ठीक है, गियर होता है, और अलग अलग प्रोफाइल के भी बन सकते हैं, स्टेप्स बन सकते हैं, और हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अभी आप समझ लेना 3 बातें। फर्स्ट वन समझो। ओके, अभी आपके दिमाग में मिलिंग मशीन के बारे में जो मैं बोल रहा हूं उतना बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो पीछे करके फिर से सुनो। ठीक है, और एकदम एनर्जेटिक रहो। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे आलस की जगह बस बैठे हो पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होना। ठीक है, अगर आपको एग्जाम देना है, समझ लेना बात को, सीधी सी बात है, जिंदगी की बहुत बड़ा बात यह है कि अगर आपको एग्जाम देना है, इसका मतलब अगर आपको युद्ध में जाना है तो आप हथियार लेके जाओ, या तो मत ही जाओ। 2 कंडीशन है। तो ऐसे आपको बता दूं, बिना पढ़े और बिना कॉन्सेप्ट के पढ़े दोनों बातें बेकार हो जाती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, थोड़ा सा पीछे चल लेना। अगर आपको मैंने बोला मिलिंग मशीन, तो मिलिंग मशीन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 2 बातें आ जानी चाहिए। क्या? कि मिलिंग मशीन का यूज हम तब करते हैं जब मास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स शेप का वर्क पीस बनाना होता है। ठीक है, मिलिंग मशीन में कटर यूज होता है, न कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मिलिंग मशीन में कटर यूज होता है। कटर का मतलब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। कटर किसके ऊपर लगा होता है? आर्बर के ऊपर लगा होता है। कटर और आर्बर के बीच में कौन सा टेपर होता है? तो आपका क्या जवाब होगा? ब्राउन एंड शार्प। कौन सा? ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है। उसके बाद आप देखोगे कि वर्क पीस कहां बैठा है? आप बोलोगे टेबल पे। किसके ऊपर बैठा हुआ है? टेबल के ऊपर। लेकिन टेबल के अंदर कैसा स्लॉट बना हुआ है? टी स्लॉट। क्या नाम है? टी फॉर ट्री और टी फॉर टी स्लॉट। और टी स्लॉट के नीचे क्या करता है? बोल्ट, नट नहीं, बोल्ट के हेड को उल्टा करके नीचे स्लाइड कर देते हैं, और जब बोल्ट का हेड यहाँ पे जाता है, फिर वर्क पीस के ऊपर क्लैंप करके हम नट से क्या करेंगे? टाइट कर देंगे। इसका मतलब टी स्लॉट किसके हेल्प में काम आता है? वर्क पीस को परफेक्टली क्लैम्प्ड करने के लिए। वर्क पीस को परफेक्टली क्लैम्प्ड करने के लिए। अब एक आखिरी बात आपको समझना चाहिए कि टेबल का मूवमेंट बहुत ही नेसेसरी है आपको समझना। टेबल आपका ऐसे चल सकता है, तो यह क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल फीड। कैसा फीड हो गया? लॉन्गिट्यूडनल फीड। और टेबल आपका ऐसे ऐसे चल सकता है, इसका मतलब यह कौन सा फीड हो गया? क्रॉस फीड। और टेबल आपका अप एंड डाउन चल सकता है, अप एंड डाउन चल सकता है। इसका मतलब क्या है बालक? कि अप एंड डाउन भी एक मूवमेंट हो गया। अब आप मुझे इस मशीन को देख के बताओ, और अगर आप बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग सही जा रहे हो। डेप्थ आप कट कैसे देंगे? अगर यहां पे मैंने कहा कि यहां पे आर्बर लगा हुआ है, सोच समझ के जवाब देना, और यहां पे आपका क्या है बालक? कटर है। मैंने कहा ये बताओ डेप्थ आप कट कैसे दोगे? अगर आपको लेथ मशीन याद होगा तो आप क्रॉस स्लाइड से क्या करते थे? टूल को आगे पेनिट्रेट करते थे। यहां पे आप क्या करोगे? डेप्थ आप कट देने के लिए आपका वर्क पीस यहां पे रखा हुआ है। तो अब आपको यह लग रहा होगा कि क्यों न इसको नीचे ला दें, मतलब ये पूरा कटर ही नीचे ला दो, इसमें और पेनिट्रेट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। लेकिन याद रखना यह लेथ मशीन नहीं है। यहाँ पे टूल में मूवमेंट कहाँ हो रहा है? टूल अपनी जगह है और रोटेट कर रहा है।
टूल अपनी जगह रोटेट कर रहा है। अब आप क्या करोगे, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने के लिए वर्कपीस को ही ऊपर ले जाओगे। का मतलब है डेप्थ ऑफ कट कैसे बढ़ेगा, जो वर्कपीस आपका अपवर्ड डायरेक्शन मूव। याद रखना, वर्कपीस को हम ऊपर करके क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करते हैं। जबकि लेथ मशीन में क्या था, वर्कपीस में किसको पेनिट्रेट करते थे, टूल को। चलिए आगे चलते हैं बालक, ध्यान से देखो। मिलिंग मशीन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, ठीक है, बहुत तरीके से क्लासिफाइड है, लेकिन जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है वह क्या होता है, कॉलम एंड नी टाइप। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन भी कितने टाइप की होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन और यूनिवर्सल मिलिंग। ओके, इन तीनों को मैं एक लाइन में आपको यही बता दे रहा हूं, इन तीनों का नाम क्या है, काम क्या है, ठीक है। चलिए आपको मैं यहीं पे बता दे रहा हूं इन तीनों को एक साथ। कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के तीन वैरायटी हैं। फर्स्ट वन क्या है, वर्टिकल मिलिंग मशीन, सेकंड वन क्या है, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, थर्ड वन क्या है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। एग्जाम का एक प्रश्न है, उन्होंने बहुत ही आसानी से पूछा है कि कोई मशीन की क्लासिफिकेशन वर्टिकल, हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड किस बेसिस पे होता है। इसका मतलब किस चीज को वह वर्टिकल कर देते हैं, या किसको हॉरिजेंटल करते हैं, या किसको इंक्लाइंड करते हैं, किस बेसिस पे कोई मशीन को वर्टिकल मिलिंग मशीन कहा जाता है, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन कहा जाता है, या तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहा जाता है। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, जो स्पिंडल की एक्सिस होती है, जो स्पिंडल की एक्सिस होती है, उसी एक्सिस को बेस बना के हम किसी मशीन को बोल सकते हैं वो वर्टिकल मिलिंग मशीन है, या हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है, या यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल का मतलब जानते हो क्या है, कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को मिला दो, मतलब वो दोनों की क्वालिटी अपने अंदर रख ले। देखो एक लाइन में कैसे, अगर यह आपका स्पिंडल है, समझना बात को, अगर यह आपका स्पिंडल है बालक, और यह स्पिंडल का एक्सिस क्या है, देख लो ध्यान से, वर्टिकल है कि नहीं, वर्टिकल स्पिंडल। क्यों, अगर हम कौन सा मशीन पढ़ रहे हैं, मिलिंग मशीन में, तो इस स्पिंडल को हम क्या बोलेंगे, आर्बर बोलेंगे, आर्बर ही तो बोलेंगे। इसका मतलब इसका आर्बर का एक्सिस क्या है, वर्टिकल, और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया बालक, कटर। ध्यान से देखो, यह कटर है और यह कटर कैसा है, मल्टी पॉइंट। चलिए, तो जिस मशीन का आर्बर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो उस मशीन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मिलिंग। अगला देखो हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, इसी का उल्टा। अगर मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे ध्यान से देखो, यह आपका बालक क्या है, आप बोलोगे आर्बर है। चलिए, आर्बर के ऊपर कौन बैठेगा, नाम क्या है इसका, कटर। तो आर्बर के ऊपर आपने किसको बैठा दिया, कटर को। तो यह कौन सा मशीन हो गया, आप क्या बोलोगे इसको, हॉरिजेंटल। देखो इसका एक्सिस क्या हो गया, हॉरिजेंटल। इसका मतलब है कि अगर आर्बर की एक्सिस हॉरिजेंटल हो तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। तो आप सोचोगे सर यूनिवर्सल क्या है, तो आपको बता दूं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या किया, मैंने आपको एक छोटी बात बताई थी, मैंने बोला था मैट्रिक थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड बताया था। मैट्रिक थ्रेड में मजबूती ज़्यादा थी, स्क्वायर थ्रेड की इफिशियंसी ज़्यादा थी। उन दोनों की क्वालिटी को बनाने के लिए बटरेस थ्रेड आ गया, एक फेस को उसने स्क्वायर कर दिया और एक को क्या कर दिया, मैट्रिक कर दिया। इसी तरीके से इन दोनों की क्वालिटी को मिला दिया, उन्होंने एक अगली मशीन बनाई जिसका नाम है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इसका मतलब है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की खास बात है कि जो उसका स्पिंडल है ना, वो किसी भी एंगल पे मुड़ सकता है। वर्टिकल है फिर हॉरिजेंटल हो सकता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है। वर्टिकल है, हॉरिजेंटल हो गया, या तो किसी एंगल पे हो गया। तो इस टाइप की मशीन को हम क्या बोलेंगे बालक, हाँ जी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। देखो तीनों की कहानी यहीं पे खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल मिलिंग मशीन, मतलब समझ पा रहे हो, आर्बर की एक्सिस कैसी होगी, हाँ जी, आर्बर की एक्सिस कैसे होगी, वर्टिकल होगी। और हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, आर्बर की एक्सिस कैसे होगी, हॉरिजेंटल।
हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में आर्बर की एक्सिस चेंजेबल होती है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आर्बर है अभी वर्टिकल है, हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल बना लो, किसी इंक्लाइंड पे चाहिए, किसी एंगल पे चाहिए तो किसी एंगल पे भी मूव कर सकता है। लेकिन इन तीनों में टेबल का मूवमेंट क्या है बालक, बता दो जरा। टेबल के पास कितना मूवमेंट है? 3। टेबल के पास 3, टेबल के पास 3। इसका मतलब टेबल का मूवमेंट तो तीनों का सेम है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस, अप एंड डाउन। फिर से लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन। इसका मतलब टेबल के पास 3 ही मूवमेंट है। ओके, तो टेबल का मूवमेंट हो गया वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी है। अब उसकी थोड़ा सा डिटेलिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो डिटेलिंग में सबसे पहले हम लेते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक इमेज दिमाग में बनाओ, क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों को नहीं पढ़ सकता, हमारा दिमाग किसको रीड करता है? इमेजेस को। अगर जो इमेज बन गया आपके दिमाग में तो यह आपके हमेशा इमेज की तरह आपके दिमाग में यह चित्र अगर बरकरार रहेगा तो आप कभी भूलोगे नहीं। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन हमने बोला था यह कॉलम एंड नी टाइप का है। देखो कॉलम एंड नी टाइप का मतलब क्या होता है बालक, कि एक बड़ा सा कॉलम होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये इसको बोलते हैं कॉलम। इस बेसिक कॉलम, ठीक है, इस बेसिक कॉलम से जो प्रोजेक्टेड एरिया है या प्रोजेक्टेड जो बाहर की तरफ क्षेत्र है, देखो ये इसका मतलब इसी को बोलते हैं नी। कॉलम यह है और नी यह है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉलम एंड नी टाइप। कॉलम, देखो ध्यान से, कॉलम और यह क्या हो गया आपका? नी। तो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन कौन सा हो गया आपका? यह हो गया। अगला देखो बालक, नाम क्या लिखा हुआ है? देखो कौन से टप के दिमाग में है? नाम क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल। वर्टिकल नाम होते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आर्बर की एक्सिस कैसे होएगी, तो आप क्या बोलोगे? वर्टिकल। देखो आपका ये आर्बर कैसा है? वर्टिकल। आर्बर की एक्सिस कैसे है? वर्टिकल है। या स्पिंडल की एक्सिस कैसी है? वर्टिकल है। और वर्टिकल है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका? कटर लगा हुआ है। आप देख पा रहे हो, ये आपका कटर है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। चलिए, अब यह वर्टिकल मिलिंग मशीन है। अब इसके साथ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे यह क्या रखा हुआ है? टेबल। टेबल पे यह लाइनें खींची गई हैं। इन लाइनों को अगर हम थोड़ा सा और इम्प्रूव फॉर्म में दिखाएं तो कुछ ऐसा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल। यह आपका क्या है? ऐसा। इसका मतलब है इस टेबल्स में कुछ ऐसे स्लॉट्स बने होंगे और इस स्लॉट्स का नाम क्या है? इन स्लॉट्स को हम क्या बोलेंगे? टी स्लॉट। क्या बोलेंगे बालक? टी स्लॉट। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह एक रहा आपका टेबल। ओके, टेबल के ऊपर कौन बैठेगा? तुम लोग मत बैठना, इसको बोलेंगे क्या? वर्क पीस बैठेगा। लेकिन टेबल किसके ऊपर बैठेगा? सैडल के ऊपर। याद है, यह आपका है सैडल, ठीक है। अब याद करो, सैडल तो लेथ मशीन में भी था। सैडल इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन लेथ बेड। मैंने एक लाइन में बताया था, एग्जाम में 2 बार पूछा गया सवाल है कि सैडल किसके ऊपर किसके नीचे। इसका मतलब है सैडल इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द लेथ बेड। बेड के ऊपर डायरेक्ट कौन है? सैडल, उसके ऊपर सब है। चलिए, अब इस सैडल के ऊपर कौन है? टेबल। और टेबल के ऊपर कौन है? वर्क पीस। बिल्कुल सही। देखो सीक्वेंसिंग देख लो, यह क्या है? नी। तो नी के ऊपर क्या है? सैडल। नी के ऊपर क्या है? सैडल। सैडल के ऊपर क्या है? टेबल। टेबल के ऊपर क्या है? वर्क पीस। यह एक सीक्वेंस है, कभी पूछा नहीं है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। तो नी टाइप है, यह आपका बेस है। देखो होता क्या है, यहाँ पे कभी कभी थ्रेड बने होते हैं, थ्रेडेड पोर्शन होता है। जब आप यहाँ पे एक व्हील होता है, जब आप इसको चलाते हो, एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में हम बेसिक कंपोनेंट को दिखाते हैं, ठीक है, और डिटेलिंग वाला नहीं है कि यहाँ पे थ्रेड वगैरह बना होता है। जब हम इसको
इस व्हील को चलाते तो पूरा टेबल अप एंड डाउन करता है, मतलब ऊपर जाता है और नीचे जाता है। अब जरा एक बात बता दो बालक, ठीक है, बहुत ही डेप्थ वाली बात है, सोच समझ के जवाब देना, कि अगर हम वर्क पीस को इस हैंडल से ऊपर ले जाएं डेप्थ अप कट देने के लिए, तो क्या हम सही मेजरमेंट कर पाएंगे डेप्थ अप कट देने के लिए? मेरी बात समझे? नहीं समझे होगे, फिर समझो। मेरा कहना यह है कि अगर हम यह चाह रहे हैं कि वर्क पीस में केवल 1 mm मटेरियल को हटाने के लिए डेप्थ ऑफ कट देना है, 1 mm, केवल कितना 1 mm डेप्थ ऑफ कट देना है उसको कटिंग करने की, सिर्फ 1 mm डेप्थ ऑफ कट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैंडल लगा होगा ना, ये ऐसा कुछ हैंडल लगा होगा, और जब इस हैंडल को आप चलाओगे तो निश्चित रूप से टेबल ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्थ ऑफ कट देने के लिए हमको वर्कपीस को ऊपर ले जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि आपका टूल तो वहीं लगा होगा, सॉरी कटर, टूल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, कटर, कटर आपका यहीं लगा होगा। अब समझो, इसका मतलब है जब आप इस व्हील को चलाते हैं तो आपका वर्कपीस ऊपर जाता है, तो इस व्हील को इतना अंदाज से आपको चलाना है जिससे कि केवल 1 mm ऊपर जाए, तो यह थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। आप समझ पा रहे हो? मतलब इस व्हील को आप कितना चला दोगे कि वर्कपीस केवल 1 mm ऊपर जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम, बहुत ध्यान से सुन लो, जब हम टेबल को ऊपर उठाकर डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो वह डेप्थ ऑफ कट एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मेजरमेंट करके नहीं दे रहे हो, इसका मतलब डेप्थ ऑफ कट जब आप वर्कपीस को ऊपर, टेबल को ऊपर उठा के दोगे तो वह रफ डेप्थ ऑफ कट होगा। क्या होगा? रफ डेप्थ ऑफ कट होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम्हारे जैसे इंजीनियर्स ने इसका एक हल निकाला। क्या हल है उसका? उस हल को बोलते हैं क्विल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बालक? क्विल मैकेनिज्म। लेकिन यह क्विल मैकेनिज्म वर्टिकल टाइप के मिलिंग मशीन में यूज होता है। क्विल मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये लोग क्या करते हैं, यहां पे एक हैंडल लगा देते हैं, इस हैंडल में कुछ मेजरिंग पॉइंट बने होते हैं, इस हैंडल को जब ये चलाते हैं तो यह स्पिंडल चलते चलते नीचे आ जाता है। बात समझ पा रहे? अभी हमने क्या कहा था कि डेप्थ ऑफ कट वर्कपीस को ऊपर करके देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप इस हैंडल को घुमाओगे ना तो क्या होता है कि यह स्पिंडल नीचे आने लगता है, और ऐसे कंडीशन में हम फाइन डेप्थ ऑफ कट देते हैं। तो 2 बातें याद रखना, दोनों एग्जाम के प्रश्न है। फर्स्ट वन, अगर आपको फाइन डेप्थ ऑफ कट या एक्यूरेट डेप्थ ऑफ कट देना है तो आपको क्विल मैकेनिज्म का यूज करना होगा। अगर आपको रफ डेप्थ ऑफ कट देना है तो आप टेबल को उठा दो, 1 mm की जरूरत है, 2 mm भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है अगर रफ डेप्थ ऑफ कट देना है तो आप टेबल को ऊपर उठा के डेप्थ ऑफ कट दे सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी से काम करना है तो आपको क्विल मैकेनिज्म वाला मशीन का यूज करना होगा, क्योंकि मेजरमेंट के द्वारा अगर आपको 1 mm चाहिए ना तो आप जैसे इसको घुमाते हो तो 1 mm, केवल यह स्पिंडल 1 mm नीचे आएगा। अगर 1 mm नीचे आएगा तो डेप्थ ऑफ कट भी कितना बनाएगा? 1 mm। दोनों बातों को समझ लेना, ठीक है। तो यह मैकेनिज्म क्या कहलाता है बालक? क्विल मैकेनिज्म। कौन सा? क्विल मैकेनिज्म। और अगर आपने टेबल को ऐसे ही उठा दिया तो यह कौन सा मैकेनिज्म होगा? रफ डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। चलिए आइए पीछे आते हैं। सबसे पहले देखो वर्क टेबल। इस वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो सबसे बेसिक बातें हैं वहां पे देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? वर्क टेबल। और वर्क टेबल पे क्या होगा? ऑन विच द वर्क पीस इज क्लैम्प्ड यूजिंग टी स्लॉट। अब मुझे लग रहा है कि आपको यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्क टेबल पे वर्क पीस को हम क्या करते हैं? क्लैम्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी स्लॉट। और टी स्लॉट में
बोल्ट, क्लैंप और नट लगेगा जो कि वर्कपीस को परफेक्टली क्या करेगा, क्लैंप करेगा। फिर देखो, द टेबल मूव्स लॉन्गिट्यूडनल विद रिस्पेक्ट टू द सैडल। ठीक है, एक बात और है, इसके रिस्पेक्ट में, सैडल के रिस्पेक्ट में। हमने आपसे क्या बोला कि आपका टेबल के पास कितने मूवमेंट है, आप सीधा बोलोगे कितना, 3। देखो कैसे, आपका टेबल अगर ऐसे चल रहा है इसको क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल। कैसे बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल। अब अगर आपका टेबल इस डायरेक्शन में चल रहा है इसको क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स। क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स या क्रॉस। क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स या क्रॉस। देखो या तो इसको क्रॉस कर रहा है या तो ट्रांसवर्स। और नेक्स्ट क्या है, अप एंड डाउन। यह हमारे टेबल के 3 मूवमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे बालक, लॉन्गिट्यूडनल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। और अप एंड डाउन, ये 3 मूवमेंट किसके हैं, आप क्या बोलोगे, टेबल के। और टेबल में क्या है, टी फॉर टी स्लॉट। ओके, आगे चलते। सैडल, इसका मतलब है टेबल किसके ऊपर बैठा होगा, सैडल के ऊपर। नीचे सैडल ऊपर टेबल, बिल्कुल नीचे सैडल और ऊपर टेबल। देखो, which supports the table and can move transverse। ठीक है, इसका मतलब है कि which support the table and can move transversely। ध्यान से देखो जरा, यहां पे यह आपका सैडल है और ट्रांसवर्स का मतलब इस स्लॉट में यह ऐसे चल रहा है। इसका मतलब सैडल कैसे चल सकता है, ट्रांसवर्स। तो यह जब सैडल ऐसे चल रहा है तो कौन सा मूवमेंट दे रहा है, ट्रांसवर्स मूवमेंट दे रहा है, मतलब क्रॉस। और सैडल यहीं रुका है और यह टेबल जब ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा मूवमेंट दे रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आगे चलो जरा सा इधर। तो सैडल विच सपोर्ट द टेबल, सैडल किसको सपोर्ट कर रहा है बालक, टेबल को। और आगे चलते हैं, नी। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, नी, फिर से क्या था, सैडल, और फिर से क्या था, टेबल। सबसे नीचे क्या था, नी के ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर वर्कपीस। यही तो 4 लेयर था, सैंडविच बन गया पूरा। देखो कैसे, नी क्या है, विच सपोर्ट्स द सैडल एंड गिव्स द टेबल वर्टिकल मूवमेंट। इसका मतलब ध्यान से देखो, नी क्या करता है, किसको सपोर्ट करेगा, सैडल को। और सैडल किसको सपोर्ट करेगा, टेबल को। और टेबल किसको सपोर्ट करेगा, वर्कपीस। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, एडजस्टिंग द डेप्थ ऑफ कट। ओके, क्या लिखा हुआ है कि नी किसको सपोर्ट कर रहा है, सैडल को। और वर्टिकल मूवमेंट किसको दे रहा है, टेबल को। गिव्स द टेबल वर्टिकल मूवमेंट। इसका मतलब है कि जब आपका टेबल वर्टिकल मूवमेंट करता है तो उसको पूरा का पूरा नी ही लेके जा रहा है ऊपर। तो नी क्या प्रोवाइड करता है, टेबल का वर्टिकल मूवमेंट। तो उस वर्टिकल मूवमेंट का रीजन क्या है, एडजस्टिंग द डेप्थ ऑफ कट। बालक क्या लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ कट। मैंने आपसे बोला कि अगर आपका टेबल ऊपर जा रहा है और डेप्थ ऑफ कट दे रहा है तो ऐसे डेप्थ ऑफ कट को क्या बोला जाता है, हाँ जी बोलो, क्या बोला जाता है, रफ डेप्थ ऑफ कट। क्या बोलेंगे, रफ डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट देखो, वर्टिकल मिलिंग हेड। बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल मिलिंग हेड। अब ध्यान से देखो, विच कंटेन्स द स्पिंडल एंड कटर होल्डर। यहां पे स्पिंडल का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं, आर्बर। क्या बोलेंगे, आर्बर बोलेंगे, आर्बर एंड कटर। ठीक है, यही तो मिलिंग हेड में यही तो होगा, क्या होगा, स्पिंडल और आपका कटर होल्डर। इस वर्टिकल मशीन्स द हेड में बी फिक्स। अब दूसरी जो खास बात है, उन्होंने क्या कहा कि जो वर्टिकल मशीन है ना, उसमें जो हेड होता है में बी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या, या तो फिक्स होगा
या तो वर्टिकली एडजस्टेबल होगा। का मतलब समझ पा रहे हो? का मतलब यह है, अगर यह आपका स्पिंडल है, यहाँ पे कटर बंधा हुआ है, या तो ये फिक्स होगा, मतलब आपका कटर नीचे आ ही नहीं पाएगा, या तो यह स्पिंडल नीचे आएगा, और जब स्पिंडल नीचे आएगा तो निश्चित रूप से उस पर बंधा हुआ कटर भी नीचे आएगा। इसका मतलब है जो स्पिंडल वर्टिकली एडजस्टेबल होता है वह फिल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और वह फाइन डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कराएगा। कैसा डेप्थ ऑफ कट देगा? फाइन डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कराएगा। कौन सा वर्टिकल मिलिंग? एडजस्टेबल वर्टिकल मिलिंग मशीन। वेरी गुड, बात समझ पा रहे हो? वर्टिकल एडजस्टेबल। ओके, तो यह आपका हो गया वर्टिकल मिलिंग हेड। तो अगर हम आपको एक ही लाइन में बात बताना चाहें तो आप यहां पे देखो, इस इमेज के पास एक आखिरी बार फिर से आ रहे हैं। अब एक बार फिर से उसको देखो, इस पूरे मशीन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। देखो एक एक टॉपिक पकड़ो, एक एक लाइन पकड़ो, क्या बोलते हैं उसको बालक? वर्टिकल। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके स्पिंडल, इसके आर्बर का एक्सिस कैसा है? वर्टिकल है। इसका मतलब इसीलिए इसको वर्टिकल बोल रहा है और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आओ, फिर यह आपका क्या है? कॉलम, ठीक है, और यह आपका क्या है? नी। तो नी के ऊपर क्या है? सैडल। देखो नी किसको सपोर्ट कर रहा है? सैडल को। सैडल किसको सपोर्ट कर रहा है? टेबल को। टेबल किसको सपोर्ट कर रहा है? वर्कपीस को। या फिर मैं बोल दूं नी सबको सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली तो सब लोड इसी के ऊपर है ना, नी के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो नी के ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर वर्कपीस, और टेबल के अंदर है टी स्लॉट। क्या है? टी स्लॉट। वेरी गुड। अब उन्होंने अगली बात क्या बोला कि टेबल का मोमेंट 3 है। फर्स्ट वन, इसको बोलो, क्या बोलेंगे इसको? लॉन्गिट्यूडनल। इसको बोलो ट्रांसवर्स। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन कौन करता है? नी करता है। कब करता है? जब डेप्थ ऑफ कट देना हो। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कौन? नी करेगा। और कब करेगा? जब डेप्थ ऑफ कट देना होगा। और मैंने आखिरी बार आपको बता रहा हूं, जब टेबल से वर्कपीस को ऊपर उठा के डेप्थ ऑफ कट दिया जाएगा तो उस डेप्थ ऑफ कट को रफ डेप्थ ऑफ कट बोलेंगे। जबकि अगर यह आपका एडजस्टेबल स्पिंडल है, यह नीचे ऊपर कर सकता है, तो इसके द्वारा जो क्विल मैकेनिज्म के द्वारा जो डेप्थ ऑफ कट दिया जाएगा वह क्या होगा? क्या होगा? फाइन डेप्थ ऑफ कट होगा। आगे चलते, नेक्स्ट मशीन का नाम क्या है? पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। देखो कहानी वही है, बस किरदार बदल गया। नाम क्या है इसका? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। देखो कैसे, सबसे पहले ध्यान से देखो, इन महाशय को बोला जाता है क्या? ओवर आर्म, ठीक है। यह एक आर्म है लेकिन इस तरफ से ऐसा क्या? ओवर हैंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक स्पिंडल पास है, ठीक है। नाम क्या लिखा है? स्पिंडल पास है। इसी स्पिंडल को आप आर्बर भी बोलते हो। अब यहां पे क्या लगा है बालक? कटर। क्या लगा हुआ है? कटर। चलिए ठीक है। यह हॉरिजेंटल क्यों है? पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। यह हॉरिजेंटल क्यों है? क्योंकि इसके आर्बर का एक्सिस कैसा है? जी, इसके आर्बर का एक्सिस कैसा है? आप क्या बोलोगे? हॉरिजेंटल है, इसीलिए इस मशीन का नाम क्या है? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है। चलो वेरी गुड, आगे चलो। फिर से जरा यहां पे देखो, एक बात लिखा हुआ है, वर्क पीस कैन बी फेड इन ऑल 3 एक्सिस। इसका मतलब है कि वर्क पीस के पास चलने के लिए केवल 3 रास्ते। आप समझ पा रहे हो? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन। यही तो 3 डायरेक्शन है जिसमें आपका टेबल मूव करेगा। अरे भाई, टेबल मूव करेगा तभी तो वर्कपीस मूव करेगा। इसका मतलब है कि जो 3 डायरेक्शन किसके लिए है? टेबल के लिए है। वही 3 डायरेक्शन किसके लिए होगा? वर्कपीस के लिए होगा। सीधी सी बात है। अगर हम कहें कि पृथ्वी 24 घंटे में
एक चक्कर लगा ले रहा है एक्सिस के अराउंड। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि उस पृथ्वी पर खड़ा कोई पॉइंट भी तो 24 घंटे में चक्कर लगा ले रहा है। अगर आपका टेबल है तो टेबल 3 डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर लगा हुआ वर्क पीस भी 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। आगे चलो, फिर से देखो इसके मेजर पार्ट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट वन क्या रखा है बालक? बेस। क्या रखा है? बेस। देखो यह आपका क्या हो गया? बेस हो गया। जो यह बेस है, लोग बोलते हैं ना बेस मजबूत होना चाहिए, तुम लोगों का पता नहीं है कि नहीं, बेस मजबूत होगा तभी तो इतनी बड़ी मशीन टिक पाएगी। नहीं, इसलिए बेस मजबूत रखो। बेस कैसे मजबूत होगा? कॉन्सेप्ट से। चलो यह आपका क्या है? कॉलम। देखो इनको क्या बोलेंगे? ये आपका क्या हो गया? कॉलम। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? नी। कॉलम, इसको बोलो क्या बोलेंगे? नी। कॉलम, नी, यह आपका क्या हो गया? बेस। आगे आओ, फिर ओवर आर्म आप देख पा रहे हो, ओवर आर्म, फिर आपका सैडल और फिर से आपका वर्क टेबल। ये बेसिक पार्ट्स है। यह आपका कौन सा मशीन है? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। और यह कौन सा मशीन है? वर्टिकल मिलिंग मशीन। इन दोनों को देखो ध्यान से, कौन सा मशीन? वर्टिकल मिलिंग मशीन। यह कौन सा मिलिंग मशीन? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अब दोनों को देख लिया, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। बिल्कुल तैयार हो? एक बार फिर से देख लो, यह कौन सी मशीन? वर्टिकल। यह कौन सी? हॉरिजॉन्टल। तैयार हो? अब मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है या ऐसा कौन सा काम है जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कर सकता है, वर्टिकल नहीं कर सकता, या वर्टिकल कर सकता है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कि वर्टिकल मिलिंग मशीन आसानी से कर सकता है जबकि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन नहीं कर सकता? एग्जाम का प्रश्न है, सोचो। दोनों का आंसर चित्र में है। अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम लोग किस गहराई तक इसको देख पाए, कि तुम्हारे लिए केवल 3-4 काली पीली लाइनें हैं या तुम्हारे लिए एक कॉन्सेप्ट है जो तुम समझ पा रहे हो। इस चित्र को इसने आंसर दे रखा है अपने अंदर ही, कि वर्टिकल मिलिंग मशीन एक ऐसा ऑपरेशन है जो बड़े आसानी से कर लेगा, वही ऑपरेशन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके पास टाइम है मात्र 2 सेकंड का। चलिए, बता पा रहे हो? वेरी गुड। बहुत लोगों ने बताया भी होगा और बहुत नहीं बताया होंगे। चलिए, आपको मैं बात करता हूं यहां पे, ध्यान से देखो। मान लो वर्टिकल मिलिंग मशीन में हमने क्या किया कि एक आपके पास वर्क पीस है, देखो कुछ ऐसा वर्क पीस। ओके, बहुत ध्यान समझना। मान लो ये सिलेंडर का हेड है, जो आईसी इंजन का सिलेंडर पिस्टन होता है ना, मान लो, बनता तो नहीं इस मेथड से, फिर भी मान लेते हैं सिलेंडर का हेड है, या फिर कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि बेस है उसका लगा हुआ है। आगे आओ, ये कुछ ऐसा है। ओके, इस पार्ट को अगर मशीनिंग करना है किसके ऊपर? यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है बालक, इसको उठाओ यहाँ पे रखो, तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। ध्यान से देखो, बिल्कुल आपका यह बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि यह इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। कौन? स्पिंडल। और आराम से क्या करेगा? इसके सराउंडिंग मशीन। लेकिन इसी वर्क पीस को अगर आपको यहाँ पे लगाना है, ध्यान से देखो, अगर यह वर्क पीस यहाँ पे आ गया, समझना बात को, यह वर्क पीस अगर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? अगर आप इस टेबल को ऊपर ले जाओगे तो केवल यह पॉइंट इसको टच कर जाएगा, यह पॉइंट इसको टच जाएगा, लेकिन यह कटर कभी किसी भी हाल में नीचे नहीं जा पाएगा ना। क्यों? क्योंकि कटर फिक्स है, जबकि यह कटर यहाँ पे फिक्स है, यह इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब समझना कि किसी सिलेंड्रिकल पार्ट की, नोट कर लो, सिलेंड्रिकल पार्ट की इंटरनल मशीनिंग, सिलेंड्रिकल पार्ट की इंटरनल मशीनिंग
कौन कर सकता है? वर्टिकल मिलिंग मशीन कर सकता है। और कौन नहीं कर सकता? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन सिलेंड्रिकल पार्ट की मशीनिंग नहीं कर सकता। अगर आपको यह सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसा दे दूं पूरा का पूरा, अगर आपका कुछ सिलेंड्रिकल पार्ट ऐसा हो, अगर यह पार्ट ऐसा है तो ध्यान से देखो, यहां पे भी खुला रख दो, अगर सपोज करो तो यह इसके अंदर आ जाएगा, अब भी यह आर पार होके मशीनिंग कर सकता है। जबकि यहाँ पे देखो, यह पार्ट यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यह पार्ट यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट की मशीनिंग कौन कर सकता है? वर्टिकल कर सकता है, जबकि हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता है। चलिए, बिल्कुल सही बात, आप सबने सही जवाब दिया। अब यह कटर, ध्यान से देखना, यह कटर का मूवमेंट लेफ्ट या राइट ना हो, मतलब जो कटर आपने लगाया है आर्बर के ऊपर वह रोटेट करते करते लेफ्ट या राइट के डायरेक्शन में मूव ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं बालक? इसके लिए हम लगाते हैं कॉलर। क्या लगाते हैं? कॉलर। कॉलर जब लग जाता है तो इसका जो एक्सियल मूवमेंट होता है लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में, वह नहीं होता, वह नहीं होता है। इसका मतलब है कि कॉलर क्या करेगा? आपके एक्सियल मूवमेंट को, लेफ्ट या राइट वाले मूवमेंट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, आगे आओ, इतनी बात हो गई। एलिवेटिंग स्क्रू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखो, एलिवेटिंग स्क्रू, इसका मतलब है जब आप इसको रोटेट करते हो, यहाँ पे एक हैंडल होता है, तो नी क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। नी के ऊपर क्या लगा है? सैडल। सैडल के ऊपर चलेगा, सैडल के ऊपर क्या लगा है? टेबल। और टेबल के ऊपर क्या है? वर्क पीस। नी के ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर वर्क पीस। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर उठ रहा है। तो इस मशीन का नाम क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अब ध्यान से देखो, अब आता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। आप सुनते हो ना, हाइब्रिड पौधे भी होते हैं। इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन करके हम 2 या 3 चीजों की क्वालिटी को एक ही प्लांट में क्या करते हैं? बिल्ड कर देते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, यह भी हाइब्रिड फॉर्म है। किसका? वर्टिकल और किसका? हॉरिजॉन्टल। साथ में इसका खुद का क्या है? ये ध्यान से देखो। ओके, ध्यान से देखो, इस चित्र को सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। यह भी एक टाइप का क्या है? कॉलम एंड नी। देखो कैसे, क्योंकि यह आपका कॉलम है और यह आपका नी है। यह भी कॉलम और नी टाइप का है, बिल्कुल है, कॉलम एंड नी टाइप का है। अब देखो इसमें खास बात क्या है अलग। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा क्या गया है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स हैंडल। इसका मतलब जब आप इसको चलाओगे, ठीक है, जब आप इस व्हील को चलाओगे तो यह आपका टेबल तरफ या इस तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल फीड देगा। फिर आगे आओ, यहाँ पे देखो एक और हैंडल लगा है, देख पा रहे हो? ये एक हैंडल और लगा, यहाँ पे क्या लिखा है? क्रॉस ट्रांसवर्स हैंडल। जब आप इसको यहाँ चलाओगे तो यह टेबल इस तरफ और इधर, ये बाहर और ये इस तरफ। इसका मतलब जब टेबल का मूवमेंट इस तरफ और इस तरफ होने लगेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फीड, और इसको ऐसे करेंगे तो यह क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल फीड। देखो एक हैंडल यहाँ पे और लगा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे डिटेलिंग है, यह ब्लॉक डायग्राम नहीं है। इसको आप ब्लॉक डायग्राम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पार्ट की डिटेलिंग है, जबकि आपने इससे पीछे जो डायग्राम देखा था ब्लॉक डायग्राम था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल मूवमेंट क्रैंक। जब आप इसको प्रेशराइज करोगे तो आपका नी, पूरा सैडल, पूरा टेबल, पूरे वर्कपीस को लेके किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब समझो बालक, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया? जब वर्टिकल मूवमेंट क्रैंक को प्रेशराइज किया तो आपका टेबल अप एंड डाउन,
तो इस कंडीशन में भी आपने नोटिस क्या किया कि वन मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट किसके हैं? टेबल के हैं, या मैं कह सकता हूं ये तीनों मूवमेंट किसके हैं? वर्कपीस के हैं, क्योंकि दोनों बातें एक ही हुई, चाहे टेबल मूव करे चाहे वर्कपीस का मूवमेंट भी 3 हुआ। अब आगे ध्यान से देखो, फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्विवेल टरेट, ठीक है, टरेट का मतलब टाइप का टूल होल्डर। अब देखो यह आपका हेड है, यहाँ पे लिखा है क्विल, यहाँ पे लिखा है क्विल फीड हैंडल। क्या लिखा हुआ है? क्विल फीड हैंडल। अब मैंने आपको बोला था कि क्विल फीड हैंडल को जब आप रोटेट करोगे तो इसके अंदर का स्पिंडल अप एंड डाउन कर सकते। इसका मतलब इससे आप क्या प्रोवाइड करोगे? डेप्थ ऑफ कट। लेकिन कैसा डेप्थ ऑफ कट? फाइन डेप्थ ऑफ कट। कैसा बालक? फाइन डेप्थ ऑफ कट। और आप ध्यान से देखो, यह क्विल है, इसका मतलब यह किसी एंगल पे, यह जो एक्सिस यहाँ पे ऐसे है, कुछ टाइम बाद आप इसको मोड़ सकते हो, यह एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, यह एक्सिस इस तरफ भी हो सकती है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो एक्सिस होती है वह वर्टिकल भी हो सकती है, वर्टिकल तो है ही, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और किसी एंगल पर भी हो सकती है। इसका मतलब है यूनिवर्सल में किसको फ्लेक्सिबल बना दिया? आर्बर की स्पिंडल को। और इसी स्पिंडल के ऊपर क्या लगेगा बालक? कटर। क्या लगेगा? कटर लगेगा। ठीक है, तो यह इमेज देख के आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि अच्छा कौन काम करेगा, यूनिवर्सल या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? तो आपको क्या लगेगा? ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्यों? जरा सोचो कि इसमें आपका जो स्पिंडल है वह ज्यादा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, मतलब यह मूवमेंट ज्यादा दे पा रहा है, भी वर्टिकल है फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, किसी एंगल हो सकता है। साथ में क्या है? क्विल फीड हैंड व्हील। क्या है? क्विल फीड हैंड व्हील। और क्विल फीड हैंड व्हील से क्या होगा? बहुत ही एक्यूरेसी से डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका डेप्थ ऑफ कट का एक्यूरेसी क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा। जबकि पिछले वाली मशीन में हम क्या करते थे? टेबल को ऊपर उठा के डेप्थ ऑफ कट दे रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ कट आएगा वह रफ डेप्थ ऑफ कट आता है। पीछे आओ, जरा ध्यान से देखो। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द milling machine is the universal milling machine in which rotating cutter can be oriented। देखो, जो आपका कटर है, बिल्कुल कटर रोटेट कर रहा है, करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन बी ओरिएंटेड वर्टिकली, ओके, और हॉरिजेंटली, या इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मशीन टूल। इसका मतलब है इसको आप वर्टिकली, हॉरिजेंटली या किसी एंगल पे मूव टेन करा सकते हो, जिसके कारण से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर। और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाने से खास बात क्या होगी कि इस पर जो काम करने की इफिशियंसी होगी वो अदर दो टाइप से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। आइए थोड़ा सा बात समझते हैं। तो जो आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है वह, उसका जो स्पिंडल है वह क्या करता है? थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज्यादा है। जरा आप यहाँ पे देखो, यह भी आपकी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? एक टाइप का यहाँ पे कर्वेचर है, तो यह इस तरफ, यहाँ पे अप एंड डाउन देख पा रहे हो, ये हैंडल देख पा रहे हो। इस हैंडल से क्या होगा? जब आप इसको चलाओगे तो फिल करेगा, ठीक है। यह आपका डिटेलिंग है, यह पूरा का पूरा एक्चुअल मशीन को दिखाया गया है। आप ध्यान से देखो, जब इसको आप चलाओगे तो क्या करेगा? यह स्पिंडल जो है नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे कटर लगा होगा, एक कटर नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब इसको ऊपर और नीचे करके स्पिंडल को अप एंड डाउन कर सकते हो। इसका मतलब है जिसमें क्विल मैकेनिज्म लगा होगा उससे डेप्थ ऑफ कट कैसा फाइंड होगा? फाइन। कैसा? फाइन डेप्थ ऑफ कट मिलेगा। और हम लोग जो पीछे की दोनों मशीनें थी उसमें क्या करते थे? टेबल को ही ऊपर ले जाते थे। हमने आपसे एक बात कहा था,
अगर 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देना है तो आप क्या करते हो बालक, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देने के लिए अगर आप हैंडल चलाओगे तो क्या होगा कि एक्यूरेसी थोड़ा सा डैमेज होगा। हम 1 mm ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, हो सकता है 2 mm चला जाए। ऐसे लिए यह मशीन ज़्यादा एक्यूरेट है और इसके साथ स्पिंडल की फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और यह ज़्यादा यूटिलिटी इसका होता है इंडस्ट्री में। बाकी वो दोनों हमारे लैब में होते हैं। कौन से लैब? डिप्लोमा वाले लैब में। आप देखते होगे इन दोनों मशीनों का बेसिक काम आप देखते होगे आपके डिप्लोमा वाले लैब में यह मशीन दिख जाती। लेकिन जो इंडस्ट्री में बेसिकली यूज होता है वो किस टाइप का होता है? यूनिवर्सल। चलो, क्या यूनिवर्सल से आगे भी कुछ है? हाँ जी, यूनिवर्सल से आगे होता है ओमनिवर्सल। क्या होता है? ओमनिवर्सल। देखो यहां पे लगा हुआ है। तो तुम्हारे जैसे ही वैज्ञानिकों ने कहा कि जब वर्टिकल मिलिंग मशीन हॉरिजेंटल हो सकता है, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन हो गया, और जब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को मिला के यूनिवर्सल बना सकते हो तो हम कुछ और करते हैं। और वह और क्या था? एक नई मशीन का जन्म हुआ, उसका नाम क्या है बालक? ओमनिवर्सल मिलिंग। देखो इसमें खास बात यही है कि आपने देखा कि वर्टिकल मिलिंग मशीन में टेबल 3 डायरेक्शन था, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस एंड अप एंड डाउन। आपने देखा हॉरिजेंटल में भी टेबल के पास तीन मूवमेंट था, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन। यूनिवर्सल में भी टेबल के पास 3 मूवमेंट था, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन। लेकिन यहां पे देखो टेबल भी टिल्ट हो गया है। इसका मतलब अब इन्होंने क्या किया? इस टेबल को भी मोड़ने का क्या कर दिया? एक मेथड बना। अब ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन और ज्यादा बेहतर हो गई। इसका मतलब है कि आप इसके हेड को तो आप टिल्ट कर सकते हो, साथ में आपका देख पा रहे हो आपका टेबल भी स्पिल कर, देखो यहाँ पे एक बेस है, यह टेबल भी घूम सकता है, टेबल भी किसी एंगल पे हो सकता है। इसका मतलब अगर आप एडिशनल मोमेंट टेबल को भी दे दो, टेबल के पास केवल 3 था, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे इसके पास रोटेशन है, एक एंगल पे भी आ सकता है। तो ऐसे मशीन को हम क्या बोलते हैं बालक? ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मिलिंग मशीन का बेसिक काम क्या है, मिलिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और मिलिंग मशीन कितने टाइप का है? 4। कौन से बेस पे? कॉलम एंड नी टाइप में। मैंने बोला क्या? वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। और ये चारों के चारों हो गए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया ना तो आप लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे केवल और केवल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके आगे और भी जटिलता आने वाली है, इसीलिए अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि अगर आपको गियर कटिंग समझना है तो ये बेसिक बातें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक जितना भी हुआ है उसको एक बार ध्यान से देख के फिर मेरी कल की क्लास में फिर से आपको यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।